हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो प्योर NCERT बेस्ड रहेंगे। साथ में हम जहां पे से भी जिस टॉपिक से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से यहाँ से जो वो क्वेश्चन आ चुका है। हमारा जो लेक्चर रहेगा वो प्योर NCERT बेस्ड रहेगा, क्योंकि आप लास्ट के जितने भी नीट 2013 से लेकर नीट 2020 तक के इसके क्वेश्चन देख सकते हो। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT नहीं आया है, तो हमें आउट ऑफ NCERT जाने की जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जहां पे भी हमें लगता है जिस भी चैप्टर में कि थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT आता है, हम उसमें आउट ऑफ NCERT जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं। ओके, तो ये आपकी स्क्रीन पर नीट 2013 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे 3 क्वेश्चन, जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से हुआ वहां पे भी 3, 14 में 2, 15 में 1, 15 में जो कैंसिल हुआ वहां पे 2, 16 फेज 1 में 1, फेज 2 में 2, 17 में 3, 18 में 4। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार आए हैं 18 में। 19 में 2 आए थे। 19 में जो ओडिशा स्टेट के लिए था वहां पे भी 2। नीट 2020 जो 13 सितंबर को हुआ फर्स्ट फेज में वहां पे 2, और जो सेकंड फेज के लिए हुआ कुछ बच्चों का वहां पर केवल 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन जो हमने बताए हैं 13 से लेकर 2020 फेज 2 तक के सभी जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक से किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हमारा था मोर्फोलॉजी। मोर्फो का मतलब था बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है, तो उसकी हमने स्टडी की थी, रूट स्टेम लीफ वगैरह के बारे में। ओके, बट ये चैप्टर हमारा एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, चाहे वो आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़िए, प्लांट एनाटॉमी। तो यहाँ पर एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो अलग अलग सेल्स, टिश्यू, इनका अरेंजमेंट, मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, जहां पे हम 2 टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ओके, मेरिस्टेमेटिक के अंदर फिर अलग 2 टाइप आएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हम पढ़ेंगे हमारा परमानेंट के अंदर, परमानेंट के अंदर फिर वापस 2 टाइप आएंगे हमारे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फिर हम जाएंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम अलग अलग चीज है, पहले हम टिश्यू कंप्लीट करेंगे फिर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम हम 3 टाइप के पढ़ेंगे, एपिडर्मल, ओके, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जब ये हो जाएगा तो फिर हम डिफरेंस देखेंगे, किसके किसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, रूट, स्टेम और लीफ के बीच में डिफरेंस देखेंगे, डाइकोट और मोनोकोट, यानी डाइकोट और मोनोकोट की रूट, स्टेम, लीफ के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। एंड देन हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्म, उसकी बात करें और वहां पे हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और खासकर डाइकोट के अंदर, मोनोकोट के अंदर हमें जो है वो ज्यादातर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो फिर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे। तो ये सब कुछ जो है वो हमारा पूरा इस चैप्टर के अंदर चीजें होने वाली है। आज जो हम बात करेंगे वो केवल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, द टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, टिश्यू सिस्टम नहीं, टिश्यू के बारे में बात करेंगे, और वहां पे केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ के लेक्चर से भी आपका नीट 2013 ओके और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ था, इतना सारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको बता दिया कि इस चैप्टर से क्या कुछ है, क्योंकि हमें पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर का वेटेज वगैरह क्या, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि प्योर NCERT बेस्ड है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है, तो NCERT से ही पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नंबर 6। ओके, you can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the large living organism। यानी ये सिंपल सा ये कह रहा है कि जो लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वहां पर आप एक्सटर्नल जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, उनके बीच में आप सिमिलरिटी और डिफरेंस बहुत आसानी से पता कर सकते हो। मतलब जैसे ये कह रहा है कि मान लीजिए 2 प्लांट्स लिए, वहां पे आपको रूट, स्टेम, लीफ, ये सब कुछ, फ्रूट, फ्लावर कैसा है, तो ये तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। मान लो कि एक फ्लावर रेड कलर का है, एक जो फ्लावर है वो येलो कलर का, तो आपको देखते ही पता चल जाता है। तो यहां पर ये बता रहा है, आगे बोल रहा है, both plant and animals similarly, if we were to study the internal structure, one also find several similarities as well as differences। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर हम 2 प्लांट लेंगे और अब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे,
ओके अगर हम अंदर से देखेंगे उसकी एनाटॉमी देखेंगे तो वहां पर भी ऐसा होगा कि हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी देखने को मिल जाएगी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे उनके सेल्स में, उनके टिश्यू के अरेंजमेंट में। ओके तो वहां पर भी हमें सिमिलरिटीज भी देखने को मिल सकती है और हमें डिफरेंस भी देखने को मिल सकती है। सिंपल सा ये कहना चाहता है कि चाहे आप बाहर का स्ट्रक्चर लो मॉर्फोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल, वहां पे हमें कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंस जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकते हैं, ये बताना चाह रहा है। ओके दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पर जो हायर प्लांट्स यानी आपका फ्लोरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म की बात करें तो वहां पर इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन कैसे करके फंक्शन करता है और क्या उनका स्ट्रक्चर वगैरह है। ओके ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यानी इंटरनल मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। आगे लिखा है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, चाहे वो आपका एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, उसको हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमी बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे इन्होंने बोला स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स या फिर आप बोल सकते हैं एनिमल्स की जो इंटरनल स्टडी होती है उसको बोला जाता है क्या, एनाटॉमी। ओके तो एनाटॉमी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, फ्लोरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म। तो ये चैप्टर आपको हेडिंग जो लिखी हुई है वो आपको समझ में आ चुका होगा। ओके प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट, ये तो सभी को पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी सेल्स होते हैं। सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, पूरा एक ऑर्गन, और फिर ऑर्गन जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड करके क्या बनाते हैं, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ पे बोला प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन। तो वो सिंपल सी आपको ये तो पता ही होती है कि यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन, और ऑर्गन जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी अलग अलग ऑर्गन के अंदर आपको अलग अलग जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे जाइलम के अंदर आपको कुछ अलग मिलेगा, सिंपल जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर आपको कुछ अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर। Within angiosperm, the monocote and dicot are also seen to be anatomically different. यानी जो हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे मोनोकोट और जो आपका डाइकोट है इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। और हम ये बात भी करेंगे जो रूट, स्टेम और लीफ है वहां पे मोनोकोट एंड डाइकोट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चन आने लगे हैं। ओके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बट वो एक जनरली पढ़ रहे हैं हम, मतलब जनरली ये ले रहे हैं। बट अलग अलग प्लांट्स में क्या होता है कि अडेप्टेशन आ जाता है एनवायरमेंट में। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई प्लांट है वो एक्वेटिक एनवायरमेंट में ग्रो करता है। ओके कोई प्लांट है जो डेजर्ट में ग्रो करता है, कोई ऐसा प्लांट है जो स्नो में ग्रो करता है। तो अब आप देखिए कि इनका एनवायरमेंट अलग अलग है। मतलब किसी को जो है वो बहुत ज्यादा, अगर वो मतलब स्नो में ग्रो कर रहा है तो वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा ठंड है, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा कोल्ड है। डेजर्ट वगैरह में ग्रो करा तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, हॉट है। एक्वेटिक में क्या है, बहुत ज्यादा वाटर है, एक्वेटिक कंडीशन है। तो मतलब वहां पे एनवायरमेंट के हिसाब से भी वहां पे वो अलग अलग अडेप्टेशन जो कर लेते हैं। तो यहाँ पर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा ना, तभी तो वहां पे अडेप्टेशन कर रहे हैं। जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा डेवलप हुआ होगा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट कम है वो कम डेवलप हुआ होगा। इवोल्यूशन में हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर वो एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन आ जाते हैं, बट उनके बारे में इंटरनल में हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात नहीं करने वाले हैं कि उनका क्या कुछ डिफरेंस होता है। हम केवल जनरल देखेंगे कि लगभग प्लांट्स के अंदर ये चीजें मिलती है। अडेप्टेशन वगैरह के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे, बट इन्होंने ये बताया है कि अडेप्टेशन की वजह से ऐसी चीजें हो सकती है। ओके अब हम देख लेते हैं द टिश्यूज। तो अब हम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, यानी टिश्यू यहाँ पे टू टाइप के पढ़ेंगे, एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड होगा परमानेंट टिश्यू। ओके अब हम बात करने वाले, देखिए ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। यानी टिश्यू क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन ओरिजिन है, मतलब एक ही पॉइंट है जहां से वो सारे सेल्स डेवलप हुए हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है टिश्यू। तो सिंपल इन्होंने यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन दी है, दैट टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन यूजुअली परफॉर्म द कॉमन फंक्शन।
ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के हमें टिश्यू देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम दो टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक के अंदर अलग आ जाएगा आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। फिर जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है वहाँ पे फिर दो टाइप के आ जाएंगे आपके, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल अलग 3 टाइप का आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 टाइप का आ जाएगा। तो वहाँ पे फर्दर डिवीजन होती रहेगी, बट मेनली जो है वो 2 टाइप के टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड आपका परमानेंट। ओके, टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर मेनली 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से? नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो सिंपल समझ में आ गया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा एंड सेकंड होगा परमानेंट टिश्यू। उसके अंदर फर्दर डिवीजन होती रहेगी, बट ये 2 मेन ग्रुप होंगे। बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। तो यहाँ पर ये किस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट? सिंपल सा ये बेस लिया गया कि अगर जो टिश्यू है उसके अंदर फर्दर डिवीजन हो रही है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो वो हो जाएगा आपका मेरिस्टेमेटिक। और अगर कोई ऐसा टिश्यू है जहां पर जो वो ज्यादा डिवीजन वगैरह अब नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? परमानेंट हो जाएगा। ओके, अब हम पहला देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिंपल समझ लीजिए, मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होगा? डिवीजन होता रहेगा। मतलब ये वो टिश्यू होगा जहां पर सेल जो वो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं। ओके, अभी हम 2 टाइप के पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे हम? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में आपका फिर 2 टाइप आएगा, एपिकल और इंटरकैलरी। तो ये हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। इसका ग्रीक, ये जीके नहीं है, वो जनरल नॉलेज वाला नहीं है, ये जीके का मतलब है ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड। मतलब मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड। तो मेरिस्टेमेटिक वहां से है कि डिवाइड कर रहे हैं ये। ओके, तो इसीलिए यहां पर इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम दिया गया है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने पहली लाइन में लिखा है कि ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में, ऐसा तो हम बोलते हैं कि ग्रोथ वो अपने जितनी उसकी एज होती है वो डिवाइड करता रहता है, वो ग्रो करता रहता है। ओके, बट यहां पर ये याद रखिए कि वहां पर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी डिवाइड हो जाए, जी नहीं। वहां पे स्पेशल रीजन होते हैं, वो वहीं से है डिवाइड करता है। तो जो वो स्पेशल रीजन होते हैं जहां से वो प्लांट के अंदर सेल डिवाइड होते रहते हैं, उन्हीं रीजन को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक। ओके, प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक। प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं। आपको बता चुका हूं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी के अंदर हम 2 पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, द मेरिस्टेमेटिक विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट आर प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो यहां पर जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक ये बता रहा है, क्या चीज बता रहा है? कि यहाँ पे वो मेरिस्टेमेटिक जो कि रूट या फिर शूट की टिप पर मिलते हैं। मतलब ऐसे रूट अंदर ग्रो कर रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रूट जो वो ग्राउंड में जा रही है, तो जो टिप पर मिलेगी वो आपको क्या होगी? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ऐसे मान लीजिए शूट जो अपर ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो टिप पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो एपिक्स पोजीशन पे जो होगा वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होगा, यानी बिल्कुल टिप पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो बिल्कुल टिप पर ही मिलेगा। क्यों? ऐसा ध्यान से अब इसको पढ़िए, देखिए। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ ए रूट व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। जो रूट एपिकल होती है वो टिप पर तो मिलती है, बट उससे पहले रूट केप आता है। तो रूट केप का जो बिल्कुल नेक्स्ट जो रीजन होता है वो होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जबकि जो आपका शूट होता है वहां पे डिस्टेंट मोस्ट रीजन, जो बिल्कुल अपर से अपर रीजन हो सकता है, क्योंकि वहां पे कोई रूट केप या शूट केप वगैरह सब कुछ नहीं है, तो वहां पर हमें देखने को मिलती है क्या? शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो यहां पर इस डायग्राम को अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये ले रहे हैं रूट के बारे में। ये हमारा रूट है और यहाँ पे इन्होंने ये दिया है शूट। तो ए वाला जो है वो हमारा रूट पोर्शन है, उसको देख लेते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे जा रही है ना, तो बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको स्टार्ट करें। तो वहां पे मैंने आपको बताया था बिल्कुल डिस्टेंस मीजर क्यों नहीं है। यहाँ पे आ जाती है पहले रूट केप। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रूट जो है वो ग्राउंड के अंदर जा रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? रूट केप। तो सबसे पहले ये जो रीजन हमें देखने को मिल रहा है ये किसका है? रूट केप का है। अब उसके बाद देखिए इनिशियल्स ऑफ रूट केप, यानी रूट केप यहां से स्टार्ट होती है, तो रूट केप यहां से लेकर यहां तक चलती है, तो ये इनिशियल्स ऑफ रूट केप इन्होंने लिखा हुआ है।
उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद आता है इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कोर्टेक्स। तो यहाँ पे सेंट्रल सिलेंडर एंड आपका कोर्टेक्स रीजन स्टार्ट होता है और यहाँ पे मिलती है हमें रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या मिलती है, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, यानी पहले यहाँ पे रूट कैप देखने को मिलती है, फिर उसके बाद हमारे पास देखने को मिलती है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सेंट्रल सिलेंडर वगैरह क्या है, कोर्टेक्स वगैरह क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं, प्रोटोडर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो वेस्कुलर टिश्यू वगैरह होते हैं उनके बाहर जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। सिंपल सा समझ आ गया। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कोर्टेक्स क्या होता है। कोर्टेक्स होता है जो आपका एपिडर्मिस रीजन होता है ना, जो बाहर वाला रीजन होता है, और जो आपका वेस्कुलर रीजन होता है। तो जो वेस्कुलर और जो आपका ये बाहर वाला रीजन है प्रोटोडर्म वाला, इसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कोर्टेक्स। इसके बारे में डिटेल में हम हर एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिटेल में आगे लेक्चर्स के अंदर आते रहेंगे, तो वहां से हमें अच्छे से चीजें समझ में आती रहेगी। ओके, अब यहाँ पे लिखा है सेंट्रल सिलेंडर। ये क्या है, सेंट्रल सिलेंडर पोर्शन वो है जहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू वगैरह जो वो होते हैं, ये सेंटर के अंदर ज्यादातर मेनली जो आपका जाइलम वगैरह वो कहाँ पे चलता है, सेंटर के अंदर चलता है, और यहाँ पे डेवलप होते हैं आपके। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट से लेके लीफ तक जो है वो मिनरल वगैरह जो पहुंचाने का काम करता है, ये सेंटर के अंदर होते हैं, इसलिए ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सिलेंडर पोर्शन। तो ये हमारा रूट से रिलेटेड हो चुका। अब हम शूट से रिलेटेड देख लेते हैं। शूट में देखिए ये आपका लीफ प्राइमोडियम बिल्कुल अपर दिखाया गया। अब ये लीफ प्राइमोडियम अपर ऐसा क्यों नहीं है, एक्चुअल में ये डिस्टेंट मोस्ट रीजन पे ही है, बिल्कुल अपर रीजन पे ही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रीजन यहाँ पे है, फिर उसके नीचे है लीफ वाले रीजन, बट क्या हुआ है कि वो ऐसे आ चुके हैं। मान लीजिए देखिए मेरा सर ऊपर है या मेरे हाथ ऊपर है, एक्चुअली में मेरा सर ऊपर है, बट मैंने अगर ये हाथ में ऊपर लिया तो क्या मेरे हाथ ऊपर रह जाएंगे? एक्चुअल में रियलिटी में आप ये देखोगे तो यहाँ पे मेरा सर जो है वो हमेशा अप रहेगा मेरे हैंड से, हाथों से ज्यादा मेरा सर हमेशा अप रहेगा, हाँ ये ना। बट अगर मैंने हाथ अपन ऐसे रख ली सर के ऊपर तो क्या मेरे हाथ हमेशा ऊपर रह जाएंगे? ये तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर ये चीज को समझिए कि एक्चुअल में जो लीफ प्राइमोडियम वो साइड में लगा था एक्सिस में, बट वो ऐसे हो रहा है अभी, तो आपको लग रहा है कि लीफ प्राइमोडियम जो है वो अप है और आपका शूट एपिकल नीचे। तो प्लीज इसको मत लेना। तो जो आपका शूट एपिकल है वो बिल्कुल अपर पोजीशन पे है। उसके बाद आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, जो लीफ प्राइमोडियम आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये यहां से जा रहे हैं, साइड से अप हो रहे हैं। ओके, उसके बाद कर लेते हैं एक्सिलरी बड के बारे में। एक्सिलरी बड क्या होता है, जब स्टेम ग्रो कर रहा होता है ना तो कुछ ऐसे सेल्स जो होते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं। जहाँ पे लीफ लगती है ना, लीफ लगती है, तो वहां पर कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं एक्सिलरी बड। ये लास्ट में क्या बन जाती है, या तो यहाँ पे फ्लावर लगेगा या आपकी एक पूरी ब्रांच जो है वो ग्रो कर जाएगी, तो वो एक्सिलरी बड का काम होता है। ये जहाँ पे लीफ लगती है बिल्कुल उसके पास में होती है एक्सिलरी बड। फिर यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन दिखाई गई है इन्होंने बताया है ये क्या है, आपके डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, यानी जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो डिफरेंशिएट करें, मतलब जाइलम फ्लोएम वगैरह में यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपको डायग्राम भी समझ में आ चुका होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक भी आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक्सिलरी बड वगैरह के बारे में, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक बारे में। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स, तो जब ये चीज ग्रो कर रही है, शूट ऊपर ग्रो कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक ग्रो कर रहे हैं, ओके, तो ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, तो स्टेम भी इलोंगेट कर रहा है। इलोंगेट का मतलब क्या है, लेंथ में बढ़ रहा है, और लीफ भी साइड में लगती जा रही है। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, तो उस टाइम जो होते हैं वो कुछ कुछ मेरिस्टेमेटिक के सेल्स, कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक के सेल्स जो है वो कुछ कुछ पीछे रहते हैं। फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक है उसमें से जो कुछ सेल्स हैं तो वो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक के सेल हुए, वो कुछ पीछे रहते जाते हैं कहां पर, लीफ के पास में, और क्या बना लेते हैं, कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड, और बन जाती है एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड क्या काम करती है, देखिए such buds are present in the axils of leaves and are capable of forming a branch or a flower। तो आप ज्यादातर देखोगे कि मैंने जो मॉर्फोलॉजी वाले के अंदर जब हमने देखा था वहां पे स्टेम वगैरह के बारे में अच्छे से, तो मैंने आपको दिखाया भी था कैसे वो प्लांट्स के अंदर वगैरह वो कहाँ पे वो पूरी ब्रांच लगती है, एक्सिलरी बड वगैरह सब कुछ दिखाता है रियलिटी में आपको लाके। ओके, अगर आपने वो लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो।
ओके, तो वहां पर इस चीज को समझिए कि वहां पर होता क्या, जो एक्सिलरी बड होती है या तो फिर वहां से पूरी ब्रांच निकल जाएगी या फिर वहां पे फ्लोवर लग जाएगा। और वो कहां पे लगता है, जो लीव्स होता है ना, जहां पे पेटियोल स्टार्ट होता है, और ये आपकी मान लीजिए स्टेम है, ये पेटियोल है, तो यहां पर बिल्कुल बीच के अंदर पोजीशन के अंदर आपका एक्सिलरी बड लगता है। ओके ओके, द मेरिस्टेमेटिक विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब हम बात करने वाले हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, जो आपके मैच्योर रीजन है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक अब है नहीं, बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, उसके बीच में वहां पर अगर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दो मैच्योर सेल है और उनके बीच में अगर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, इसको यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, दे अकर इन ग्रासेस। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो है वो कहां पे मिलती है, ज्यादातर हमें ग्रासेस के अंदर मिलती है। एंड रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। अब आप ऐसे समझिए, जो ग्रास वगैरह होती है, घास वगैरह होती है, ओके, जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, चाहे आपका डियर हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ओके, जेब्रा हो गया, तो ये क्या करते हैं, वो घास जो है, वो ग्रास जो है, उसको बाइट कर लेते हैं, से खा जाते हैं ऊपर से। बट फिर क्या होता है, वो वापस ग्रो कर जाता है। हाँ, ये ना, तो वो क्यों ग्रो कर जाता है वापस का वापस, उसको खा रहे हैं फिर वो वापस ग्रो कर जाता है, खा रहे हैं वापस ग्रो कर जाता है। वो क्यों कर जाता है कि जब ये ग्रेजिंग एनिमल्स ऊपर से ग्रास को खाते हैं, तो बीच के अंदर आपका इंटरकैलर मेरिस्टेमेटिक होगा। हाँ, ये ना, तो वो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होगा बीच में से, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये उंगली के अंदर आपकी ये लाइनें है ना, ये ऐसे, ये फिंगर्स के अंदर ऐसे लाइनें। अब ये समझिए, ये मैच्योर रीजन है मेरा, ये भी मैच्योर रीजन है, ये मैच्योर रीजन है, ये जो लाइनें दिखाई दे रही है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है। मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। अब मान लीजिए कि कोई भी जो है वो डियर आया, मतलब ठीक है, उसने यहाँ से ऐसे कट कर लिया, ऐसे जो है यहाँ से इतनी जो ग्रास था वो खा लिया। अब यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है, तो इससे ऊपर वाला पोजिशन उसने खा ली, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये वापिस पूरा ग्रो कर जाएगा, फिर वो खा लेगा, फिर वापस ग्रो कर जाएगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, जो रीजनरेशन, ये देखिए लिखा है रीजनरेट द पार्ट, तो जो रिमूव कर देते हैं ग्रेजिंग, तो उसको रीजनरेट, वापस ग्रास को ग्रो करने का काम किसका होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक का होता है। तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से नीट 2019 में उड़ीसा में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। ये मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंदर हम टू पढ़ते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी, तो वो आप यहाँ पर लिख रहा है एनसीईआरटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ओके, क्यों, देखिए अब इनको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक क्यों बोला जाता है। अब आप जब स्कूल में जाते हो तो सीधा सेकेंडरी में एडमिशन होता है आपका 9th-10th में, स्टार्टिंग में जब आप पहली बार स्कूल गए थे, या फिर प्राइमरी में एडमिशन होता है, पहले प्राइमरी में एडमिशन हुआ था ना, तो जो पहले आता है तो उसको पहले कहाँ रखेंगे हम, प्राइमरी में, उसके बाद धीरे धीरे वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में। तो यही है, बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट, क्योंकि एक प्लांट के अंदर वो सबसे पहले आए हैं मेरिस्टेमेटिक, तो उनको नाम दिया गया है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, जो स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइमरी प्लांट बॉडी पूरी बनेगी, उसमें ज्यादातर रोल किसका रहेगा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक का ही रहेगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक के बारे में, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं। ओके, द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट्स एंड शूट, यानी वो मेरिस्टेमेटिक जो बिल्कुल मैच्योर रीजन है आपके रूट और स्टेम के बीच में, वहां के उनके बीच में अगर मेरिस्टेमेटिक मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि फिर इंटरकैलरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस हुआ। इंटरकैलरी ग्रासेस में बोला उन्होंने, ज्यादातर मोनोकोट वगैरह में जो वो ज्यादातर दिखाई देता है। ओके, और उसका काम सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का नहीं होता, बट जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होता है वो ज्यादातर सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, मैक्सिमम टाइम वो क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ओके, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये भी जो है वो मैच्योर रीजन के अंदर मिलता है प्लांट्स के अंदर। ओके, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। अब समझ में आ गया, वुडी एक्सिस वगैरह कहाँ पे बनेगी, जहां पे जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो ज्यादातर वहां पे बनती है। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह जो होते हैं, वहां पर मैच्योर रीजन के अंदर जो बीच में जो मेरिस्टेमेटिक बच जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक या फिर लेटरल, यानी जो लेट आया है, जो बाद में आया है, तो वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक कहलाएगा। ओके, लिखा भी हुआ है अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक इज कॉल्ड सेकेंडरी, और लेटरल क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के लेट आया, बाद में आया, तो भैया लेटरल मेरिस्टेमेटिक नाम रखेंगे। ओके,
सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं आगे। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक, तो वो जो सिलेंड्रिकल रीजन था वो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक का रीजन था, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक इनको भी बोला जाता है, इनको सिलेंड्रल मेरिस्टेमेटिक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेंगे, देखिए उसको सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। ओके, और मेन जो रीजन है वो क्या, यहाँ पे आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का ही इनका मेन काम होता है ज्यादातर। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं देखिए, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अब इस चीज को समझिए, कैम्बियम क्या होता है ना, व्हाट इज कैम्बियम। कैम्बियम वो होता है जो आपका वेस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक वेस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है कैम्बियम। ओके, तो यहां पर जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होते हैं वहां पे 3 टाइप बोले इन्होंने, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है यानी मतलब जो वेस्कुलर टिश्यूज होंगे वहां पर होंगे। ओके, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें समझ में आ जाएगा कि वो इंटरफेसिकुलर बोल रहा है तो फेसिकुलर के बीच में जो होंगे वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होंगे। एंड आपका कोर्क कैम्बियम जो कि कोर्क रीजन के अंदर होता है, कोर्क रीजन आगे पढ़ेंगे। कोर्क रीजन क्या होता है, जो जहां पे हार्ड जो रीजन होता है बिल्कुल सेंटर मोस्ट, तो उसको बोलते हैं कोर्क, तो वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक होंगे उनको बोलेंगे हम कोर्क कैम्बियम। आर द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक, तो ये जो तीनों है वो किसके आपके एग्जाम्पल है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, यानी फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और आपका कोर कैम्बियम, 3 के 3 जो वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक के पार्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए या फिर ये सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ से आपका नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ओके, following division of cell in both primary as well as secondary meristematic, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Such cells are permanent or mature cell. तो अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि परमानेंट सेल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप के पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक से ही बनेंगे, परमानेंट कब बनेंगे, जब जो सेल्स डिवाइड हो जाता है उसके कुछ टाइम के बाद में वो स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका स्पेशलाइज हो जाता है, मतलब एक उसका स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है कि उसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा सेल का, उसका एक फंक्शन हो जाता है कि वही स्पेशल फंक्शन करेगा वो। ओके, जैसे मान लीजिए जाइलम है, जाइलम का क्या है कि एक स्ट्रक्चर होगा, वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा, उसका फंक्शन उसका हो जाएगा कि वाटर वगैरह हार्मोन वगैरह वो ट्रांसपोर्ट करने का काम उसका हो जाएगा, हाँ ये ना, तो उसका एक स्पेशल फंक्शन हो गया, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया। बट वो बना किसी एक्चुअली में पहले प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से जो सेल्स थे जो डिवाइड हो गए, फिर वो एक सेल जो था वही जो है वो स्पेशलाइज हुआ है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और अब जो है वो अपनी जो डिवाइड होने की एबिलिटी है उसको जो है वो लूज कर चुका है, अब वो पर्टिकुलर बार बार डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब उसके पास जो वो स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए उसको रखा गया है कि अब आपको ये स्पेशल स्ट्रक्चर और फंक्शन करना है, मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है वो एक स्पेशल बना देंगे और फंक्शन आपको ये स्पेशल फंक्शन जो है यही करने, अब आपका डिवाइड डिवाइड वाला काम नहीं रहा है, आप अच्छे एक मेच्योर रीजन हो चुके, आप मेच्योर काम करिए, तो यहाँ पर वही करता है फिर वो। ओके, तो वो डिवाइड नहीं करता है बाद में। सच सेल आर एज परमानेंट और मैच्योर सेल, क्योंकि वो परमानेंट सेल हो चुका है या फिर आप यूं कह सकते हो मैच्योर सेल हो चुका है। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, और वही जो सेल्स है वो मिलकर क्या बना लेंगे, परमानेंट टिश्यू बना लेंगे। जो परमानेंट सेल्स है वही तो बनाएंगे क्या, परमानेंट टिश्यू। During the formation of the primary plant body, specific region of the apical meristematic produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. तो यहाँ पे ये टिश्यू सिस्टम बता रहा है जो मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आगे पढ़ेंगे हम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे और वेस्कुलर। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एपिडर्मल जो होगा वो आउटर मोस्ट होगा। ओके, उसके बाद आपका वेस्कुलर टिश्यू जो होगा वो आपका कंडक्ट करवाने का काम करेगा, आपका फूड वाटर मिनरल वगैरह को, और जो इनके बीच में होगा वो होगा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, तो आप इनको छोड़ दीजिए, आपको एपिडर्मल जो बिल्कुल बाहर वाली कवरिंग का काम करता है, आपका वेस्कुलर टिश्यू जो कि कंडक्शन काम करवाने करता है जिसके जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं, इनको छोड़कर बाकी जो टिश्यू सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये आगे भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका सबसे पहला नीट 2013 में आया क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन girth ऑफ ट्री ट्रंक इज। तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि ग्रोथ उसकी गिर्थ बढ़ाने में यानी सेकेंडरी ग्रोथ करने में जो है वो मदद करता है। ऑप्शन दिए गए इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, फेलोजन या फिर एपिकल।
तो सेकेंडरी टिश्यू में लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो होता है, जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं, वो काम करता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा नीट 2019 में आया हुआ है उड़ीसा स्टेट के लिए, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोविंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। तो ये बोल रहा है कि जो डैमेज हो जाती है, जो ग्रास डैमेज हो जाती है, उसको रीजनरेट करने में कौन मदद करता है? ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, इंटरकैलरी या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। तो हमने प्योर एनसीईआरटी में मैंने बताया भी था, यहाँ से आया हुआ, तो आंसर आ जाएगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ग्रास वगैरह इन्होंने बोल दिया तो ग्रास में वही आता है। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।